आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल का एक दस्तावेज है जी। इसका नाम है संरक्षण बुलेटिन 12। और ये 9 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। अब ये बुलेटिन एक ऐसी स्थिति के बारे में है जिसके बारे में हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा, शायद थोड़ी घबराहट के साथ। हाँ बिल्कुल, कि अगर कोई ट्रेन मान लीजिए 2 स्टेशनों के बीच किसी सुनसान इलाके में रुक जाए किसी अनजानी वजह से, तो होता क्या है। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। मकसद ये जानना है कि ऐसी स्थिति में ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट और स्टेशन मास्टर ये सब मिलकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई नियमों की लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया एक्शन प्लान है। एक तरह से आप इसे सुरक्षा की सोची समझी कोरियोग्राफी कह सकती हैं। कोरियोग्राफी, वाह। हाँ, क्योंकि इसमें हर किसी की भूमिका, हर एक संवाद, हर अगला कदम सब पहले से तय है, ताकि उस मुश्किल घड़ी में किसी भी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है, तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो कल्पना करते हैं कि हमारी ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है और अचानक ट्रेन मैनेजर को कुछ असामान्य महसूस होता है। कुछ भी हो सकता है, कोई अजीब आवाज, कोई जोर का झटका, कुछ भी जो रोज जैसा ना हो। तो बुलेटिन के हिसाब से उनका पहला काम है तुरंत वॉकी टॉकी से लोको पायलट को खबर करना। लेकिन यहीं पर सिस्टम का पहला इम्तिहान आता है। अगर किसी वजह से उनका लोको पायलट से संपर्क ही ना हो पाए तो देखिए यहीं से ये पूरी प्रक्रिया हरकत में आती है। अगर ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट के बीच का वो सीधा संवाद टूट जाता है ना, तो दस्तावेज इसे अपने आप में एक गंभीर और असामान्य स्थिति मानता है। फिर ट्रेन मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत पिछले या अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दे। अच्छा, ये पहला कदम ही हमें बताता है कि सिस्टम में अगर एक कड़ी कमजोर भी पड़े तो तुरंत एक बैकअप सिस्टम है जो एक्टिवेट हो जाता है। कंट्रोल सीधा स्टेशन मास्टर के पास चला जाता है। ये तो तब हुआ जब ट्रेन के अंदर किसी ने कुछ गड़बड़ महसूस की। लेकिन क्या हो अगर खतरा बाहर से आए, मतलब मान लीजिए खुद ट्रैक में ही कोई समस्या हो जिसका पता कंट्रोल रूम को पहले चल जाए। बहुत अच्छा सवाल है। बुलेटिन में ऑटोमेटिक सेक्शन या आईबीएस का जिक्र है ना? हाँ, आईबीएस, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग, ये क्या है? आप इन्हें ट्रैक पर लगे हुए डिजिटल ट्रिप वायर की तरह समझ सकते हैं। ये सेंसर्स हैं जो लगातार ट्रैक की निगरानी करते हैं। अगर ट्रेन के गुजरने पर कुछ भी गड़बड़ होती है, जैसे मान लीजिए ट्रैक सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई सिग्नल फेल हो गया, बिल्कुल, तो ये सिस्टम तुरंत स्टेशन मास्टर को खबर कर देता है, भले ही ट्रेन के क्रू को इसका पता तक न चला हो। और ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। वो उस पूरे ऑपरेशन के मिशन कंट्रोल बन जाते हैं। और मिशन कंट्रोल के तौर पर उनका पहला कदम क्या होता है? उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है उस ट्रेन के लोको पायलट से तुरंत संपर्क साधना और उन्हें एक बिल्कुल स्पष्ट निर्देश देना, आप जहां हैं वहीं रुक जाइए। अच्छा, ये एक तरह से पूरे ऑपरेशन पर एक केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने जैसा है, ताकि कोई भी गलतफहमी ना हो और ट्रेन अपनी जगह पर सुरक्षित खड़ी रहे। उस एक पल में ट्रेन का नियंत्रण लोको पायलट के हाथ से निकलकर स्टेशन मास्टर के पास आ जाता है। इस बुलेटिन का जो अगला हिस्सा है ना, हाँ, उसे पढ़कर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई। हाँ, इसमें लिखा है कि लोको पायलट औपचारिक रूप से स्टेशन मास्टर को कंट्रोल सौंपता है। ये मुझे किसी फिल्म के सीन जैसा लगा। हाँ, जैसे पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कहता है। हाँ बिल्कुल, यू हैव कंट्रोल। क्या ये वाकई में इतना औपचारिक होता है या सिर्फ हाँ समझ गया कहने से कितना अलग है? ये उससे बहुत ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये जिम्मेदारी का एक तरह से कानूनी हस्तांतरण है। कानूनी हस्तांतरण, जी। जब लोको पायलट स्टेशन मास्टर को कहता है कि मैंने आपकी बात समझ ली है और अब गाड़ी को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं, तो उस एक वाक्य के साथ वो कह रहा है अब से ये ट्रेन मेरी नहीं आपकी जिम्मेदारी है। सोचिए, उस एक पल में पूरा कंट्रोल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। पर इसकी जरूरत क्या है? मतलब लोको पायलट तो मौके पर मौजूद है, वो स्थिति को बेहतर समझ सकता है। ऐसा इसलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि दो लोग अलग अलग फैसले न ले लें। इसे टू कैप्टन सिंड्रोम से बचने के लिए बनाया गया है। टू कैप्टन सिंड्रोम? हाँ, लोको पायलट के पास ग्राउंड जीरो की जानकारी है, लेकिन स्टेशन मास्टर के पास बड़ी तस्वीर है। उन्हें पता है कि उस सेक्शन में आगे और पीछे कौन सी ट्रेनें हैं, आसपास की लाइनों पर क्या हो रहा है। सही बात है। तो ये हैंडओवर पक्का करता है कि जमीनी हकीकत और बड़ी तस्वीर
दोनों को मिलाकर एक ही व्यक्ति फैसला ले। ये संकट प्रबंधन का एक बुनियादी सिद्धांत है। ठीक है, तो हमारी काल्पनिक ट्रेन अब सेक्शन के बीच में खड़ी है। पायलट और मैनेजर की बात हो गई और स्टेशन मास्टर अब इस ऑपरेशन के डायरेक्टर हैं। अब अंधेरे में ट्रैक पर क्या होता है? समस्या का पता कैसे लगाया जाता है? अब जमीनी कार्रवाई शुरू होती है। बुलेटिन कहता है कि स्टेशन मास्टर से हरी झंडी मिलने के बाद ही लोको पायलट या कोई और क्रू सदस्य ट्रेन से उतरकर ट्रैक का निरीक्षण कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। हाँ, और वो शर्त है सुरक्षा। स्टेशन मास्टर सिर्फ अनुमति नहीं देता, बल्कि पहले वो एक सुरक्षा का बुलबुला बनाता है। अगर ये डबल लाइन वाला सेक्शन है तो वो बगल वाली लाइन पर भी ट्रैफिक को तुरंत रोक देता है। रोक देता है या धीमा कर देता है? रोक ही देता है, या फिर बेहद धीमा। मतलब सिर्फ हमारी ट्रेन ही नहीं, बल्कि आसपास की दूसरी ट्रेनें भी रुक जाती हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टर्स का सिद्धांत है, यानी बचाने वालों को बचाने का। आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका क्रू एक ट्रेन की समस्या ठीक कर रहा हो और बगल की पटरी पर तेजी से आती हुई दूसरी ट्रेन का शिकार हो जाए। सही बात है। इसी के साथ इस पूरी स्थिति की जानकारी तुरंत JSPV यानी ट्रैक की देखरेख करने वाले इंजीनियरों और DOM यानी डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाती है। मतलब एक छोटी सी घटना पर पूरा डिविजनल मशीनरी एक्टिव हो जाता है। बुलेटिन में आगे निरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि क्रू पहले ट्रेन के आगे और फिर प्रभावित हिस्से को पार करने के बाद पीछे के हिस्से को देखेगा। ये दो तरफा जांच क्यों? ये जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। सोचिए, एक ट्रेन लोहे का एक विशाल भारी भरकम ढांचा है जो तेजी से गुजरता है। हो सकता है कि ट्रैक में कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर हो, बहुत छोटा सा। हाँ, जिस पर से ट्रेन का इंजन तो सुरक्षित निकल गया, लेकिन उसके वजन और कंपन ने उस फ्रैक्चर को और बड़ा कर दिया हो। इससे पीछे के डिब्बों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए जहां से ट्रेन अभी गुजरी है, उस हिस्से की जांच करना उतना ही जरूरी है जितना कि आगे के रास्ते को देखना। ये एक 360 डिग्री जांच है। अब एक और बात जो मुझे थोड़ी जोखिम भरी लगी। दस्तावेज कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो इंजन को बाकी ट्रेन से अलग करके निरीक्षण के लिए आगे भेजा जा सकता है। ये तो अपने आप में एक रिस्क वाला काम लगता है। ये एक सोचा समझा और परिकलित जोखिम है जो अक्सर पूरी ट्रेन को एक असुरक्षित ट्रैक पर आगे बढ़ाने से कम जोखिम भरा होता है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए कि समस्या किसी पुल पर या किसी संकरी जगह पर है। वहां पूरी ट्रेन को ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ऐसे में सिर्फ इंजन को, जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है, आगे भेजकर जांच की जाती है। लेकिन इसकी असली कुंजी अगले नियम में छिपी है, और वो है गति की सीमा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जी, ये तो पैदल चलने जितनी धीमी रफ्तार है। इतनी धीमी क्यों? यही इस पूरे ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर लोको पायलट सिर्फ देख नहीं रहा होता, वो ट्रैक को सुन और महसूस कर रहा होता है। हाँ, इंजन के पहियों से आने वाली हर छोटी से छोटी असामान्य आवाज या कंपन उसे ट्रैक की हालत के बारे में बता सकती है। अगर ट्रैक में कोई दरार या कोई और गंभीर समस्या है भी, तो इस रफ्तार पर इंजन के पटरी से उतरने का खतरा लगभग शून्य हो जाता है। मुझे एक केस याद है जहां एक लोको पायलट ने इसी नियम का पालन करते हुए रात के अंधेरे में ट्रैक में एक छोटा सा फ्रैक्चर पकड़ लिया था। अगर वो 20 या 30 की रफ्तार से भी जाते तो शायद एक बड़ी दुर्घटना हो जाती। ये नियम सचमुच में जाने बचाते हैं। ठीक है, तो क्रू ने जांच कर ली है और मान लीजिए कि उन्हें समस्या मिल गई और संबंधित विभाग ने उसे ठीक भी कर दिया। अब क्या? अब हमारी ट्रेन बस चल पड़ती है? बिल्कुल नहीं। और यही हम इस दस्तावेज के सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं। ये वो आखिरी सुरक्षा जाल है जो किसी भी मानवीय भूल को रोकता है। इसे फेल सेफ मैकेनिज्म कहते हैं। ये वही विचार है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि सिस्टम का डिफॉल्ट जवाब हमेशा नहीं होता है। हूबहू ट्रेन तब तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि एक मत से हाँ ना हो जाए। और ये हाँ कई स्तरों पर चाहिए। जैसे कि? पहला, लोको पायलट को, जो मौके पर मौजूद है, 100% संतुष्ट होना होगा कि अब आगे बढ़ना सुरक्षित है। उसकी सहमति सबसे जरूरी है। दूसरा, संबंधित तकनीकी विभाग, चाहे वो ट्रैक इंजीनियर हो या सिग्नलिंग वाले, उन्हें लिखित में या प्रमाणित रिकॉर्ड पर यह प्रमाणित करना होगा कि समस्या का समाधान हो गया है और ट्रैक परिचालन के लिए सुरक्षित है।
और तीसरा, स्टेशन मास्टर इन सभी सहमतियों को इकट्ठा करके ही ट्रेन को आगे बढ़ाने का अंतिम निर्देश देगा। मतलब अगर इन सब में से किसी एक को भी जरा सा भी शक हुआ तो ट्रेन वहीं खड़ी रहेगी। वहीं खड़ी रहेगी। सिस्टम में शक का फायदा ट्रेन को चलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे रोके रखने के लिए दिया जाता है। सुरक्षा के मामले में अनिश्चितता का मतलब रुको होता है, चलो नहीं। यही इस पूरे बुलेटिन का सार है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी पड़ताल से ये साफ है कि एक अप्रत्याशित घटना को नियंत्रित करने के लिए एक कठोर, क्रमबद्ध और लगभग सैन्य अनुशासन जैसी प्रक्रिया मौजूद है। बिल्कुल। ये पूरी तरह से स्पष्ट कम्युनिकेशन, जिम्मेदारियों का सटीक बंटवारा और कई परतों वाली सुरक्षा जांच पर आधारित है। जी, और ये दस्तावेज हमें भारतीय रेलवे के संचालन की जो विशाल जटिलता है ना, उसकी एक झलक देता है। हाँ। हम अक्सर ट्रेनों को बस एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हजारों लोगों और सैकड़ों प्रक्रियाओं का एक अदृश्य तंत्र काम कर रहा होता है। हर एक कदम, हर एक बातचीत, हर एक अनुमति, इन सब को केवल एक ही उद्देश्य से डिजाइन किया गया है, जोखिम को कम से कम करना। यह सुनने में तो बहुत सुरक्षित लगता है, लेकिन क्या ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा समय नहीं लेती? अगर कोई छोटी सी समस्या हो तो भी क्या घंटों तक ट्रेन रुकी रहेगी? यात्रियों के नजरिए से तो ये बहुत निराशाजनक हो सकता है। आपका सवाल बहुत जायज है। हाँ, इसमें समय लगता है और यात्रियों के लिए ये यकीनन निराशाजनक हो सकता है, लेकिन रेलवे के लिए ये एक बहुत ही स्पष्ट चुनाव है, देरी और सुरक्षा के बीच। सुरक्षा हमेशा जीतती है। हमेशा, हर बार। एक ट्रेन को कुछ घंटे लेट करना हजारों यात्रियों की जान को जोखिम में डालने की तुलना में हमेशा एक बेहतर विकल्प माना जाता है। ये प्रक्रिया जानबूझकर धीमी और मेधाविक बनाई गई है। ये बुलेटिन पूरी तरह से रेलवे कर्मियों के कार्यों और उनकी जिम्मेदारियों पर केंद्रित है, लेकिन ये हमारे मन में एक विचार छोड़ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारी उस काल्पनिक ट्रेन में बैठे यात्रियों का अनुभव कैसा होता होगा? ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन तक जानकारी कैसे पहुंचाई जाती है, उन्हें क्या बताया जाता है, और इन असामान्य स्थितियों के दौरान उनकी अपनी सुरक्षा में उनकी क्या भूमिका हो सकती है? ये इस दस्तावेज के दायरे में तो नहीं है, लेकिन ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण अगला सवाल जरूर है।